दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। कानपुर में 3 जून को जुमे के दिन दो कम्युनिटीज के बीच कम्युनल टकराव में पथराव की वारदात जब सामने आई तो दुनिया को पता ही नहीं था कि ये सब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर हो रहा था। वो तो बाद में जब मुस्लिम मुल्कों में भारत के सामान के बाइकॉट का ट्रेंड शुरू हुआ तो दुनिया को पता चला कि आखिरकार मामला क्या है। वैसे राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कैम्ब्रिज में कहा था कि बीजेपी पूरे मुल्क में मिट्टी का तेल छिड़क रही है। तब बीजेपी वालों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन देखिए, इस बात को कहे हुए अभी महीना भर भी नहीं गुजरा था और दुनिया के कई मुल्कों में इंडिया के बायकॉट का कैंपेन चल रहा है और भारत सरकार बैकफुट पर है और दोनों बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। वैसे कहा जाता है कि नफरत जिसके वजूद के ओरिजिन में ही हो वो बार बार माफी मांगेगा और बार बार वही घटिया काम दोबारा करेगा और इस फेनेटिक मिसडीड्स की कीमत मुल्क को चुकानी पड़ती है। इसीलिए नसीहत दी जाती है कि ऐसा काम आखिर करो क्यों कि दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन खराब आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती है। खैर, ताज़ा मामला कानपुर का है, जहां पुलिस ने 39 सो कॉल्ड दंगाइयों की फोटो पब्लिक यानी सार्वजनिक कर दी है, जिनके खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करी है। पुलिस को उनकी तलाश है। जिन 40 सो कॉल्ड दंगाइयों की फोटो जारी करी गई है उसमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। सबसे अहम बात यह है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने उन लोगों की नुपुर शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत को लेकर रख लिया था। उस शिकायत में उन लोगों के नाम और दस्तखत मौजूद थे। अब उनके नाम एफआईआर में भी सामने आ गए हैं। कानपुर पुलिस की तरफ से लगाए गए सो कॉल्ड दंगों के जिम्मेदार लोगों के होर्डिंग और पोस्टर अब आलोचना का मुद्दा बन चुका है। जिस वक्त देश में सीएए एनआरसी आंदोलन चल रहा था तो भी लखनऊ में ऐसे आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के होर्डिंग लखनऊ शहर में लगा दिए गए थे। इस पर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और होर्डिंग हटाने का हुक्म दिया था। तब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने 9 मार्च 2020 को इसे शर्मनाक बताया था। अब इसी तरह की गलती फिर दोहराई जा रही है, जबकि कानपुर वायलेंस के आरोपी कोई पुराने दंगाई या मुलजिम नहीं हैं जिनके साथ पुलिस इस तरह से पेश आए, लेकिन उसने उनकी इमेज ऐसी बना दी है जैसे कि वो पुराने पेशेवर क्रिमिनल हो। कानपुर पुलिस के मुताबिक उसने पिछले जुमे के इंसिडेंट की सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की छानबीन के बाद 40 लोगों की तस्वीरें जारी करी हैं। लेकिन क्या किया जाए, दो कम्युनिटीज के बीच हुए पथराव में इतने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद कानपुर पुलिस को सिर्फ एक कम्युनिटी के ही लोग नजर आए। खैर, इन तमाम लोगों की फोटो पब्लिक करने वाली पुलिस को शक है। गौर करें, पुलिस को सिर्फ शक है कि इन लोगों ने ही फ्राइडे की हिंसा में एक्टिव किरदार निभाया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। शक के बेस पर इन 40 सो कॉल्ड दंगाइयों की फोटो जारी करने वाली पुलिस ने ऐलान किया है कि इन 40 लोगों के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने वाले लोगों की पहचान सीक्रेट रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर झगड़ा होता है तो दो साइड्स के लोगों के बीच में होता है। फिर पुलिस ने सिर्फ एक साइड के खिलाफ कार्रवाई क्यों करी है, जबकि दूसरा पक्ष जो वायलेंस के लिए बराबर का जिम्मेदार है उसे छोड़ा जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ भारत में कई ऑपोजिशन पार्टीज लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। तो दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करी गई टिप्पणी को लेकर इस्लामिक मुल्कों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अब यूएई, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने उनकी इस टिप्पणी का जोरदार विरोध दर्ज कराया है, जबकि कट्टर सपोर्टर्स में भारी नाराजगी है कि इन मुल्कों के आगे मोदी झुके क्यों। कोई उन्हें उल्टा सीधा कह रहा है तो कोई इस्लामिक मुल्कों का करीबी बता रहा है। 2 दिन पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू महोदय का कतर में डिनर और दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करी गई टिप्पणी के चलते। खैर, कतर की तरह ही कुवैत ने भी भारत के राजदूत को बुलाया था और कहा था कि इन बयानों के लिए भारत सरकार की तरफ से पब्लिकली माफी मांगी जानी चाहिए। वहीं मुस्लिम मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी ने भी सख्त रिएक्शन देते हुए कहा है कि वो भारत से माफीनामा चाहते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर अरब मुल्कों के साथ ऐसे क्या स्पेशल रिश्ता है जो उनकी नाराजगी पर मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और लगातार मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। वहीं कंट्रोवर्सी के इस पूरे एपिसोड में कई क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार देश की मुस्लिम आबादी के विरोध को पिछले 10 दिनों से नहीं सुन रही थी, वो अब खाड़ी के देशों के विरोध के बाद अपने ही नेताओं पर एक्शन ले रही है। ऐसे में सवाल वही है कि मिडिल ईस्ट एशिया में मौजूद ये मुस्लिम मुल्क भारत के लिए इतनी अहमियत आखिर क्यों रखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई शामिल हैं, उसके साथ भारत का कारोबार फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में $87 बिलियन का था। इन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं और कमाकर लाखों डॉलर भारत में वापस भेजते हैं। ये रीजन भारत के लिए एनर्जी इंपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स भी है। इंडियंस दुनिया के सबसे बड़ी माइग्रेंट आबादी है। भारत के बाहर रहने वाले सबसे ज्यादा इंडियन आबादी यूएई में है। इंडियंस यूएई की आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा हैं। भारत लगातार दुनिया में माइग्रेंट्स की तरफ से भेजी गई दौलत का सबसे बड़ा रिसीवर बना हुआ है। 2021 में भारत को इन माइग्रेंट्स के जरिए से तकरीबन $87 बिलियन से ज्यादा मिला था। माइग्रेंट्स यानी प्रवासियों की तरफ से भेजा गया पैसा भारत की जीडीपी का आज लगभग 3.1% है, जो 1980 में सिर्फ 1.45% था। इनमें से ज्यादातर पैसा यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान से आता है। भारत ने यूएई के साथ एक 3 बिजनेस समझौते पर भी दस्तखत करे हैं और जीसीसी के साथ ज्यादा कारोबार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। यूएई और सऊदी अरब भारत के तीसरे और चौथे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर मुल्क हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों की अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टेन्योर की शुरुआत से इन रीजन्स पर ध्यान अपना फोकस किया और 2015 और 16 में सभी देशों के दौरे किए। अक्टूबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इसी दौरे में उन्होंने अरब न्यूज को 29 अक्टूबर को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि लगभग 26 लाख भारतीयों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बनाया हुआ है। यहां की तरक्की में ये भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बड़ी तादाद में भारतीय हर साल हज यात्रा और कारोबार के लिए यहां आते हैं। मेरा इनके लिए मैसेज है कि आपने सऊदी में जो जगह बनाई है उस पर भारत को फख्र है। इनकी कड़ी मेहनत और कमिटमेंट्स के चलते सऊदी में भारत की इज्जत बढ़ी है और इससे दोनों मुल्कों के बीच 2 तरफा रिश्ते और मजबूत होने में मदद मिल रही है। हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि सऊदी से आपका रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि इस इलाके में भारत के 80 लाख लोग रहते हैं। ये लाखों भारतीय यहां से अरबों डॉलर कमाकर भारत वापस भेजते हैं।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले साल विदेशों में बसे भारतीयों ने तकरीबन 87 अरब डॉलर भारत भेजा था और इसमें खाड़ी के देशों में काम कर रहे इंडियंस का कंट्रीब्यूशन 45% से भी ज्यादा का था। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भी भारत खाड़ी के देशों पर डिपेंडेंट है। 2019 में सऊदी दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सऊदी अरब से 18% कच्चा तेल और अपनी जरूरत की 30% एलपीजी यहीं से ही इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत इराक और ईरान से भी तेल इंपोर्ट करता है। तो आपको बता दूं कि भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 80% तेल इंपोर्ट करता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब चौथा। अब अहम बात यह है कि एक तरफ पीएम मोदी का यह कहना है कि भारतीयों ने सऊदी अरब में जो जगह बनाई है उस पर भारत को फख्र है, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता पैगंबर मोहम्मद को लेकर ऑब्जेक्शनेबल बयान दे रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की घरेलू नफरत की सियासत फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में कमजोर साबित हो रही है। बल्कि साफ साफ कहा जाए तो बीजेपी की घरेलू सियासत भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए गहरी चोट साबित हो रही है। लेकिन अब लगता है सोशल फ्रिक्शन फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने की पॉलिसी भारी पड़ने वाली है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि कतर, कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, यूएई, जॉर्डन, मालदीव, लीबिया, बहरीन, ओमान और पाकिस्तान ये मुल्क हैं जो आज हमको खरी खोटी सुना रहे हैं। वजह है मौजूदा सरकार की अपने नेताओं की जहरीली लैंग्वेज और मजहबी टकराव को रोकने की जगह एनकरेज करने की पॉलिसी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।